हमारी इस विशेष गहन चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो किसी एक खास क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विज्ञान, इतिहास, भूगोल और ब्रह्मांड के रहस्यों का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण है। बिल्कुल। और सच कहूं तो यही बात इसे सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए 19 विशिष्ट तथ्यों की एक पूरी लिस्ट है। हाँ, और आज का हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। हमने पहले ही तय कर लिया था कि आज की इस चर्चा में कोई भी पॉइंट ना छूटे। जी हाँ, पूरी लिस्ट के 19 तथ्यों को आज हम डिकोड करने वाले हैं। सभी पॉइंट को ऐड करके ही ये चर्चा पूरी होगी। ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये देखना वाकई अद्भुत है कि मानव ज्ञान कितनी अलग-अलग दिशाओं में फैला हुआ है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ कुछ तथ्यों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का नक्शा है जो हमें राजनीति से लेकर हमारे अपने शरीर और फिर सीधे अंतरिक्ष तक ले जाता है। सही कहा आपने। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इन अलग अलग जानकारियों के बीच का छिपा हुआ संबंध। जब हम इन बिखरे हुए बिंदुओं को एक साथ रखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि दुनिया को समझने के लिए इंसान ने कितने अलग अलग नजरिए अपनाए हैं। तो फिर शुरुआत हमारी अपनी जमीन यानी हमारे देश के ढांचे से करते हैं। स्रोत में जो पहला तथ्य दिया गया है वो हमारे संविधान से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान भारत को एक राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्य संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, तो ये सुनने में तो बहुत आम सा शब्द लगता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या किसी देश को संघ कहने के पीछे कोई बहुत बड़ा कानूनी कारण होता है? ये एक बहुत ही गहरा पारिभाषिक शब्द है। देखिए, राज्य संघ कहने का मतलब सिर्फ राज्यों को एक साथ रखना नहीं है। इसका मूल अर्थ यह है कि ये जुड़ाव अटूट है। यानी कोई राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। बिल्कुल यही बात है। अगर हम इसके पीछे के तर्क को देखें तो ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि देश की एकता को एक स्थायी आकार दिया जा सके। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से संघ से बाहर नहीं जा सकता। ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि इतनी विविधताओं वाला देश हमेशा एक सूत्र में बंधा रहे। ये बात समझ में आती है कि एक मजबूत देश के लिए एक मजबूत केंद्र का होना बहुत जरूरी है, और शायद यही कारण है कि हमारा दूसरा तथ्य भी इसी प्रशासनिक ढांचे से जुड़ता है। तथ्य ये है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। ये उसी केंद्रीय शक्ति का एक और उदाहरण है। लेकिन मुझे ये सोचकर थोड़ी हैरानी होती है कि जनगणना जैसा काम, जिसमें घर घर जाना होता है और स्थानीय लोगों की जरूरत होती है, वो राज्यों के पास न होकर सीधे संघ यानी केंद्र के पास क्यों है? अगर हम इसे तार्किक रूप से देखें तो ये बहुत जरूरी कदम है। संघ सूची का मतलब है कि इस विषय पर नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। अब मान लीजिए कि अगर हर राज्य अपनी अलग जनगणना करने लगे। हाँ, और सब अपने अलग अलग तरीके अपनाए। बिल्कुल। तो क्या कभी पूरे देश का एक समान आंकड़ा मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की जो राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं, उन्हें बनाने के लिए पूरे देश का एक ऐसा डेटाबेस चाहिए जो एक ही तरीके से इकट्ठा किया गया हो। इसीलिए इस महत्वपूर्ण काम को संघ सूची में रखा गया है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने देश के ढांचे की बात तो कर ली, लेकिन इस देश को चलाने वाले इंसानों का अपना ढांचा कैसे काम करता है? हमारा स्रोत हमें सीधे जीव विज्ञान की तरफ ले जाता है। हाँ, राजनीति से सीधे बायोलॉजी की तरफ। बिल्कुल। तीसरा तथ्य यह है कि मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हम सभी अक्सर बुखार नापते समय इस नंबर को देखते हैं, लेकिन क्या ये 37 डिग्री होना किसी खास बात का संकेत है? यह 37 डिग्री सेल्सियस एक बहुत ही सटीक संतुलन का उदाहरण है। हमारा शरीर एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें हर सेकंड लाखों रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो क्या ये उस फैक्ट्री का कोई ऑप्टिमल लेवल है? हाँ, ये उस फैक्ट्री की वो परफेक्ट सेटिंग है जिस पे सारी मशीनें बिना किसी रुकावट के सबसे अच्छे तरीके से काम करती हैं। अगर तापमान इससे थोड़ा भी कम या ज्यादा होता है तो शरीर उसे वापस 37 पर लाने के लिए पसीना बहाने या कांपने जैसी प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है। और शायद उन मशीनों में से एक के बारे में हमारा अगला तथ्य है। सूची में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि पांचवें तथ्य को यही जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये सीधा इसी से जुड़ा है। स्रोत बताता है कि एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। ये बहुत ही शानदार कनेक्शन आपने पकड़ा है।
मैंने एंजाइम के बारे में पढ़ा है कि ये खाना पचाने में मदद करते हैं, लेकिन इनके प्रोटीन होने का क्या महत्व है और क्या इसका उस 37 डिग्री वाले तापमान से कोई लेना देना है? ये पूरी तरह से उसी पर निर्भर है। एंजाइम हमारे शरीर के उत्प्रेरक हैं, यानी वो अणु जो शरीर की हर रासायनिक प्रक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। और जैसा कि तथ्य में कहा गया है, ये मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन की कोई खास जरूरत होती है तापमान को लेकर? बिल्कुल। प्रोटीन की एक खासियत होती है कि वे एक बहुत ही विशिष्ट तापमान पर ही अपना सही आकार बनाए रख सकते हैं। हमारा शरीर 37 डिग्री पर रहता है, क्योंकि इसी तापमान पर ये प्रोटीन रूपी एंजाइम अपना काम सबसे अच्छी तरह कर पाते हैं। अगर शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये प्रोटीन अपना आकार खोने लगते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। ये तो शरीर की अपनी अंदरूनी इंजीनियरिंग हो गई, लेकिन इस मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें बाहर से भी कुछ चाहिए होता है, जो हमें हमारे चौथे तथ्य पर लाता है। ये एक खास पोषण के बारे में है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। हाँ, फिश लिवर ऑयल। विटामिन डी के लिए तो हम आमतौर पर धूप की बात करते हैं, तो ये मछली के तेल वाला स्रोत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ये बात इंसानी विकास और पर्यावरण से जुड़ी है। ये सच है कि हमारा शरीर धूप से विटामिन डी बना सकता है, लेकिन दुनिया के हर हिस्से में हमेशा पर्याप्त धूप नहीं मिलती। जैसे ठंडे प्रदेशों में या जहां सर्दियां बहुत लंबी होती हैं। एकदम सही। ऐसे में प्रकृति ने आहार में इसके कुछ विकल्प दिए हैं। मछलियों के यकृत यानी लिवर में ये विटामिन भारी मात्रा में जमा होता है। ऐसे वातावरण में जहां सूरज की रोशनी कम होती है, वहां हड्डियों को मजबूत रखने के लिए ये तेल पोषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत बन जाता है। जीव विज्ञान की इन सूक्ष्म परतों को समझने के बाद अब हमारी सूची का दायरा अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। हम सीधे पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष की ओर देख रहे हैं। हमारा छठा तथ्य यह है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ये एक बहुत ही खास स्थिति है हमारे ग्रह के लिए। वही मैं सोच रही थी, हमारे सौर मंडल में ऐसे ग्रह हैं जिनके पास दर्जनों उपग्रह हैं, तो पृथ्वी का केवल एक उपग्रह होना कितनी बड़ी बात है। एक ही उपग्रह का होना पृथ्वी के वातावरण को एक खास तरह का स्थायित्व देता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सीधा असर हमारे महासागरों पर पड़ता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। अगर एक से ज्यादा चांद होते तो क्या होता? अगर पृथ्वी के पास एक से ज्यादा बड़े उपग्रह होते तो शायद समुद्रों की स्थिति और पृथ्वी के घूमने की गति बहुत ही अस्थिर होती। इसलिए ये एकमात्र उपग्रह होना हमारे ग्रह के शांत और जीवन के अनुकूल होने का एक बड़ा कारण है। आसमान में जब हम देखते हैं तो चांद तो है ही, लेकिन और भी बहुत सी चीजें चमकती हैं। हमारा सातवां तथ्य बताता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। वीनस, जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। हाँ, लेकिन तारे तो खुद की रोशनी से चमकते हैं। एक ग्रह इतना चमकीला कैसे हो सकता है कि वो पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे? देखिए, ग्रहों के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वे केवल सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं, यानी बाउंस बैक करते हैं। शुक्र का सबसे चमकीला होने का सीधा मतलब यह है कि उसका वायुमंडल एक बहुत ही बेहतरीन दर्पण की तरह काम करता है। यानी उसका रिफ्लेक्शन बहुत मजबूत है। बिल्कुल। जो भी रोशनी उस पर पड़ती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। शुक्र के वायुमंडल में घने बादल होते हैं जो इस रोशनी को बहुत अच्छे से परावर्तित करते हैं। यही कारण है कि हमारे आसमान में इतना चमकदार नजर आता है। ग्रहों की इस चमक दमक के बीच अंतरिक्ष में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो पूरी तरह से ग्रह नहीं बन पाए। आठवां तथ्य कहता है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट, ये हमारे सौर मंडल का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। तो क्या ये क्षुद्र ग्रह किसी पुराने ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हैं जो इन दो ग्रहों के बीच फंस गए? ये अंतरिक्ष के निर्माण की कहानी का एक हिस्सा है। मंगल और बृहस्पति के बीच के इस क्षेत्र को हम एक निर्माण स्थल के बचे हुए मलबे की तरह देख सकते हैं। यानी वो कभी ग्रह बने ही नहीं पाए? सही कहा। जब सौरमंडल बन रहा था, तब वहां मौजूद चट्टानें और पत्थर आपस में जुड़कर एक नया ग्रह बन सकते थे। लेकिन बृहस्पति ग्रह का आकार और उसका गुरुत्वाकर्षण इतना विशाल है कि उसने उन पत्थरों को कभी एक साथ जुड़ने ही नहीं दिया। इसलिए वे आज भी उसी बेल्ट में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों के रूप में घूम रहे हैं। अंतरिक्ष की विशालता को समझना सच में दिमाग को चकरा देने वाला है, और इन दूरियों को नापने का तरीका भी उतना ही दिलचस्प है, जो मुझे 9वें तथ्य पर ले आता है। तथ्य यह है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। हाँ, क्योंकि इसमें वर्ष लगा है।
जिससे ये समय नापने की इकाई लगता है। कोई भी पहली बार सुनेगा तो उसे लगेगा कि ये समय की बात हो रही है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक भ्रम है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के तर्क को समझें तो ये बहुत सरल है। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि हम वहां किलोमीटर या मील का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने दूरी नापने के लिए प्रकाश का सहारा लिया। तो ये असल में प्रकाश की गति पर आधारित है। जी, प्रकाश वर्ष का मतलब समय से नहीं है, बल्कि ये उस दूरी से है जो प्रकाश पूरे 1 साल तक लगातार यात्रा करने के बाद तय करता है। जब हम कहते हैं कि कोई खगोलीय पिंड हमसे 1 प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम उसकी अथाह दूरी को मापने का प्रयास कर रहे होते हैं। इस असीम अंतरिक्ष को समझने और उसे एक व्यवस्थित रूप देने की इंसान की कोशिश हमेशा से रही है। 10वां तथ्य इसी से जुड़ा है कि राशियों की कुल संख्या 12 है। यह भी उसी खगोलीय अवलोकन का एक हिस्सा है। क्या ये आसमान को एक नक्शे में तब्दील करने की इंसान की कोई पुरानी कोशिश है? बिल्कुल। मानव मस्तिष्क हमेशा से चीजों में पैटर्न ढूंढने का काम करता रहा है। जब प्राचीन समय में आसमान का अवलोकन किया गया, तो सितारों के समूहों को अलग अलग आकृतियों में पहचान दी गई। और फिर उसे 12 हिस्सों में बांट दिया गया। हाँ, सूर्य जिस रास्ते से आकाश में गुजरता हुआ प्रतीत होता है, उसे अध्ययन की सुविधा के लिए 12 बराबर भागों में बांट दिया गया। ये 12 राशियों का विभाजन इंसानी जिज्ञासा का परिणाम है, ताकि वो अपने ऊपर फैले इतने बड़े ब्रह्मांड को कुछ हिस्सों में बांटकर समझ सके। ब्रह्मांड और सितारों के नक्शे से अब हम सीधे अपनी पृथ्वी के नक्शे पर आते हैं। हमारी लिस्ट का 11वां तथ्य भूगोल से है। तथ्य ये है कि तुलगुल परियोजना झेलम नदी पर है। ये एकदम से जमीन पर वापस आने वाली बात है। सच में, सितारों की दुनिया से निकलकर अचानक एक नदी की परियोजना पर आना, ये बदलाव काफी तेज है, लेकिन ये जल संसाधनों के प्रबंधन की बात करता है। ये बदलाव हमें ये याद दिलाता है कि भले ही हमारा दिमाग ब्रह्मांड की दूरियों को नाप रहा हो, लेकिन हमारी भौतिक जरूरतें हमारी नदियों से ही पूरी होती हैं। और नदियों का पानी नियंत्रित करना हमेशा से जरूरी रहा है। बिल्कुल। किसी भी नदी पर परियोजना बनाने का उद्देश्य पानी के बहाव को नियंत्रित करना, परिवहन को सुगम बनाना और संसाधनों का सही उपयोग करना होता है। झेलम नदी पर इस परियोजना का होना इसी जमीनी प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमने संविधान देखा, शरीर विज्ञान देखा और भूगोल भी। अब अगर हम समय की रेखा पर थोड़ा पीछे चलें, तो हमारा सामना इतिहास के कुछ अहम पन्नों से होता है। इतिहास जो हमें बताता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। 12वां तथ्य कहता है कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। इतिहास में अक्सर राजवंशों के संस्थापकों या उनके सबसे महान राजाओं की ज्यादा चर्चा होती है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। ऐसे में बिंदुसार का जिक्र आना क्या दर्शाता है? ये एक राजवंश की निरंतरता को दर्शाता है। एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करना एक बात है, लेकिन उसे स्थिर रखना और अगली पीढ़ी तक सफलतापूर्वक पहुंचाना दूसरी बात है। यानी वो एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। एकदम सही। बिंदुसार उसी महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने साम्राज्य को बिखरने नहीं दिया। इतिहास में पीढ़ियों का ये क्रम ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक पूरा साम्राज्य दशकों तक अपना प्रभाव बनाए रखता है। और ये साम्राज्य सिर्फ राजनैतिक बदलाव नहीं लाते, बल्कि कला और संस्कृति की भी नई नींव रखते हैं। हमारा 13वां तथ्य वास्तुकला की एक ऐसे ही निशानी के बारे में है। तथ्य है कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ये भारतीय वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जब हम ऐसी प्राचीन इमारतों की बात करते हैं, तो वे आज के समय में हमारे लिए क्या महत्व रखती हैं? ऐसी इमारतें और मंदिर केवल पत्थर के ढांचे नहीं होते, वे अपने समय के जीते जागते दस्तावेज होते हैं। भुवनेश्वर में स्थित ये मंदिर उस काल के कारीगरों की तकनीकी समझ, उनकी इंजीनियरिंग और कलात्मकता का प्रमाण है, जो आज भी हमें हैरान करती है। बिल्कुल। जब पुराने राजवंश और उनके शासक मिट जाते हैं, तब भी ये संरचनाएं अपनी जगह पर खड़ी रहती हैं और हमें उस दौर की कहानी सुनाती हैं। इतिहास को संजोने का एक तरीका इमारतें हैं और दूसरा तरीका है शब्द। 14वां तथ्य ये है कि बाबरनामा के लेखक बाबर है। ये ऐतिहासिक लेखन के नजरिए से एक बहुत ही अलग तरह का दस्तावेज है। आमतौर पर राजाओं के दरबार में कवि होते थे जो उनकी तारीफ में किताबें लिखते थे। तो किसी शासक का खुद अपनी किताब लिखना इतिहास को कैसे अलग नजरिया देता है? ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। जब दरबारी कवि लिखते हैं, तो वे अक्सर चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर और केवल अच्छी बातें ही पेश करते हैं। उनका काम राजा को खुश करना होता था। लेकिन जब शासक खुद लिखें तो उसमें सच्चाई की गुंजाइश ज्यादा होती है।
जब कोई शासक खुद अपने हाथों से अपना जीवन वृत्तांत लिखता है तो उसमें उसकी अपनी सोच, उसकी नीतियां और उस समय के समाज का सीधा और बिना मिलावट वाला विवरण मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यह हमें एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देता है। लेकिन जिस मुगल साम्राज्य की कहानी बाबर ने शुरू की थी, उसका अंत भी इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 15वां तथ्य बताता है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह जफर। हाँ, अंतिम शब्द अपने आप में ही बहुत भारी लगता है। किसी साम्राज्य के आखिरी शासक के रूप में याद किया जाना इतिहास में क्या मायने रखता है? ये सत्ता के पतन और समय के बदलने का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक शासन किया, उसका अंत एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव की ओर इशारा करता है। ये दिखाता है कि दुनिया में कोई भी सत्ता हमेशा के लिए स्थायी नहीं होती। बिल्कुल। अंतिम शासक होना इस बात का गवाह बनना है कि कैसे एक पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही है और एक नए युग की शुरुआत हो रही है। और वो नया युग भारत में औपनिवेशिक युग था, ब्रिटिश शासन का युग। और उसी औपनिवेशिक युग से बाहर निकलने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का एक बहुत ही निर्णायक क्षण हमारा 16वां तथ्य है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक वाक्य था, भारत छोड़ो, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। शब्दों में इतनी ताकत कैसे आ जाती है? जब सही समय पर सही भावना के साथ कोई बात कही जाती है तो वो केवल शब्द नहीं रहती, वो एक मंत्र बन जाती है। उस समय देश में स्वतंत्रता की एक तीव्र लहर थी और इस एक नारे ने उन करोड़ों लोगों की सामूहिक भावना को एक दिशा दे दी। ये नारा इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक स्पष्ट और मजबूत संदेश पूरे जनमानस को एकजुट कर सकता है। हाँ, और ये एक ऐतिहासिक बदलाव का कारण बन सकता है। इतिहास की इन गहरी बातों से निकलकर अब हम अपनी लिस्ट के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जो दुनिया भर की अलग अलग विविधताओं को समेटे हुए है। तथ्य नंबर 17 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जो पूरे विश्व को एक साथ जोड़ता है। किसी एक विषय के लिए साल का एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय कर देने के पीछे क्या सोच होती है? इसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व का ध्यान एक समान मुद्दे पर केंद्रित करना होता है। जब पूरी दुनिया एक ही दिन किसी विषय पर बात करती है तो वो केवल एक उत्सव नहीं रह जाता, बल्कि वो समानता और अधिकारों को लेकर एक वैश्विक संवाद बन जाता है। यह दिन इस बात का मूल्यांकन करने का अवसर देता है कि समाज ने कितनी प्रगति की है, और साथ ही ये भी कि अभी आगे और क्या बदलाव करने बाकी हैं। वैश्विक संवाद से अगर हम वैश्विक पहचान की बात करें तो हर देश की अपनी एक आर्थिक पहचान भी होती है। हमारा 18वां तथ्य थोड़ा अनोखा है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। हाँ, पटाका। ये नाम सुनने में थोड़ा अलग जरूर लगता है। किसी देश की मुद्रा का नाम भी अपने आप में उसकी संस्कृति का हिस्सा होता है ना? बिल्कुल। मुद्राएं केवल लेन देन का साधन नहीं होती, वे इतिहास और संस्कृति का भी हिस्सा होती हैं। मकाऊ की इस मुद्रा का नाम इसके ऐतिहासिक संबंधों और वहां के पुर्तगाली व्यापारिक अतीत की झलक देता है। नाम चाहे जो भी हो, ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया के हर कोने की अपनी एक अलग पहचान और एक अलग व्यवस्था है। सही कहा, हर जगह की अपनी एक अनोखी कहानी है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने 19वें और बिल्कुल आखिरी तथ्य पर। हमारा कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। ये आखिरी तथ्य एक ऐसी चीज के बारे में है जिसने दुनिया भर की संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया है। तथ्य ये है कि सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। लुमियर ब्रदर्स, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। चलती फिरती छवियों को पर्दे पर दिखाने के इस आविष्कार ने मानव समाज को कैसे बदल दिया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक तकनीकी आविष्कार नहीं था, बल्कि ये कहानी कहने के तरीके में हुई सबसे बड़ी क्रांति थी। सिनेमा ने इंसानों को अपनी भावनाएं, अपना इतिहास और अपनी कल्पनाएं दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों के साथ साझा करने की ताकत दी। जो बातें पहले सिर्फ किताबों में होती थीं, वे अब पर्दे पर जीवंत हो उठी। बिल्कुल, इसने सच में दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का एक नया और बहुत ही शक्तिशाली माध्यम दिया। लोग बिना भाषा जाने भी तस्वीरें देखकर एक दूसरे की भावनाएं समझ सकते थे। क्या बात है। और इसी आखिरी तथ्य के साथ हम अपनी आज की इस लंबी और दिलचस्प लिस्ट के अंत तक पहुंच गए हैं। ये देखना बहुत ही संतुष्टि भरा है कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। हाँ, हमने पूरी 19 तथ्यों की लिस्ट कवर कर ली है।